Hello everyone. So today onwards we are going to start our new chapter, that is chapter number 6. Okay. So before starting this, as we already discussed in the starting of chapter 5th about the nucleic acid like DNA and RNA, then the rest of the component of the nucleic acid, right? But here again we are going to discuss some basic points regarding the nucleic acid, it means DNA, and the basic concept of genetics, right? We are not going to talk in detail because we already discussed it about in chapter 5th, but here again we are going to discuss some points, few points in short, so we get to know about the detailed topic. ओके अब इस चैप्टर में हम लोग कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पढ़ेंगे कि डीएनए का डबल होना, जो कि उस टाइम पे हम डिटेल में बात करेंगे. देन transcription and translation. So this kind of topics we are going to discuss in detail. So the whole process of our cell कि कैसे DNA और उसका पार्ट होता है जीन, उसमें से कैसे mRNA बनते हैं, आफ्टर mRNA कैसे प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन होता है, एंड देन आफ्टर कैरेक्टर से वो शो होते हैं किसी भी तरह के. ठीक है. So likewise we are going to discuss the whole chapter. Okay, but before going in detail of such topics, let's start with the basics. Okay, so this details you know, but here I am going to discuss again. Nucleic acids are of mainly two types, DNA and RNA. So what does it mean? DNA means deoxyribonucleic acid, while RNA means ribonucleic acid. Okay, so the DNA plays a major role as a genetic material in most of the organisms, right? Most of में DNA ही होता है genetic material की तरह. तो RNA कहाँ पे होता है? So in some viruses, then they play role or function as a messenger, adapter, structural and catalytic molecule. So messenger means mRNA, right? RNA के 3 टाइप्स होते हैं, rRNA, tRNA and mRNA. वो भी हम स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में आगे के टॉपिक्स में बात करेंगे. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, 3 टाइप के RNA होते हैं. तो मैसेंजर यानी वो मैसेंजर का काम करता है, RNA है वो. देन एडेप्टर का काम करता है, सो बिकॉज ऑफ द RNA सम एडेप्टेशंस प्लेज देयर रोल. देन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए काम करता है, एंड देन कैटालाइटिक मॉलिक्यूल. सो RNA एक्ट एज दिस मेनी फंक्शंस. ओके, नाउ बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा. सो दिस कैन बी अ 2 मार्क क्वेश्चन ऑफ योर थियोरेटिकल पेपर. ओके, सेंट्रल डोग्मा, एक्सप्लेन सेंट्रल डोग्मा, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो ये सेंट्रल डोग्मा है क्या? सो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस कि जीन में से कैसे एक कैरेक्टर है वो हमारे बॉडी में शो होता है. दिस इज होल प्रोसेस ऑफ अवर सेल, इन शॉर्ट कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. तो क्या है ये देखते हैं. सेंट्रल डोग्मा मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए का डबल होना. तो ये डबल होना मतलब क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सेल में से 2 सेल बनते हैं, है ना. तो उसका मतलब एक सेल के सारे कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स भी डबल होने चाहिए, तभी तो दोनों सेल में इक्वली जाएंगे, है ना. तो क्या होता है इसमें कि कोई भी एक सेल है उसमें सारे कंपोनेंट है वो डबल हो जाते हैं. देन आफ्टर होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और 2 सेल है वो अलग हो जाते हैं. पर क्या होगा, डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड होता है नॉर्मली, है ना, उसकी 2 स्ट्रिंग्स होती है. तो क्या होता है, जब 2 सेल बनते हैं दोनों में एक स्ट्रिंग है वो जाती है. ठीक है. तो अब नॉर्मली तो कैसा होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए. तो अभी दोनों सेल में तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड गई, है ना. तो इसका मतलब ये तो एबनॉर्मलिटी हो गई. दूसरी स्ट्रैंड है वो उस सेल को खुद को बनानी पड़ेगी. उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. रेप्लिका इट मीन्स कॉपी. तो एक स्ट्रैंड जो गई है दोनों सेल में, तो उस स्ट्रैंड को बेस बना के, टेम्पलेट बना के क्या करता है सेल है वो, दूसरी स्ट्रिंग है वो खुद ही बना लेता है. क्लियर. तो उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. इसका मतलब सबसे पहले तो जैसे ही सेल बनता है नया, डीएनए की कॉपी है वो बनती है, क्योंकि आगे के सेल में से तो सिर्फ एक ही कॉपी आई है, राइट. ओके, सो आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन क्या प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है. और उसमें क्या होता है, डीएनए में से क्या बनता है, mRNA. सो फ्रॉम डीएनए टू mRNA दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए में से बनता है अब mRNA. डीएनए मतलब जीन का एक पार्ट है, वो बनता है mRNA उसका. फिर क्या होता है, mRNA में से बनता है प्रोटीन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है. और ये जो प्रोटीन है फिर वो एक्ट करता है हमारे बॉडी में और हमारे सेल में, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर गोइंग टू शो सम कैरेक्टर्स.
ठीक है, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट एक्सेट्रा, ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। और ये प्रोटीन किससे बना है? पर्टिकुलर जीन के पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो जो जीन है वो कोड करेगा जिस भी कैरेक्टर का, उसके रिलेटेड उसका पहले प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स है वो दिखते हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है इसके ऊपर, ठीक है। बट आपको याद रखना है, ये 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। सो इट इज़ अ ओवरऑल प्रोसेस, जो कि पूरा चैप्टर ही यही है। हम सारी ये प्रोसेस है वो डिटेल में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पूरी एक साथ अगर शॉर्ट में हम ये प्रोसेस लिखे तो उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द डीएनए। तो डीएनए के बारे में हमने डिटेलिंग में बात की थी चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 1, 2 and 3। तो आप डिटेलिंग के लिए वो लेक्चर से वो प्रीफर कर सकते हो, अगेन रिफर कर सकते हो आप लोग, वो देख लेना। अभी हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, इधर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, एज यू ऑल नो। उसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ी हुई होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉलीमर। अब लेंथ है वो किससे डिसाइड होती है? सो द लेंथ ऑफ अ डीएनए डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट, यानी कि बेस पेयर जिसे बोलते हैं। तो कितना लंबा है डीएनए, हम किसके हिसाब से बोलेंगे? तो उसके अंदर कितनी न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। 100 है, 200 है, 300 है, जितनी न्यूक्लियोटाइड्स होगी उतना लंबा डीएनए होगा। तो डीएनए की लेंथ है वो किस पे डिसाइड होगी? बेस पेयर से, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बैक्टीरियोफेज जैसे कि है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होती है 5386। फिर बैक्टीरियोफेज लेम्बडा है तो उसकी होती है 48,502 बेस पेयर्स। इकोलाई हैज 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। देन हेप्लॉइड ह्यूमन डीएनए, उसकी होती है 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। हेप्लॉइड है यानी सिंगल स्ट्रैंड की ये बेस पेयर नंबर दिया हुआ है। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो इससे इंटू 2 कर देना है, आपको 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कुछ एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स है कि न्यूक्लियोटाइड से वो कितनी होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए, जो कि आप लोगों को पता ही है, तो ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर डीएनए होता है। सो मेनली क्रोमोसोम्स कंटेन न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जिसमें पहला होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो प्रोटीन्स मीन्स व्हाट? सो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? डीएनए और आरएनए। अब ये बने किससे हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, दैट यू ऑल नो, राइट। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स है वो है एडिनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन्स है वो है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। जो कि यूरेसिल होता है आरएनए में, और अगर डीएनए है तो उसमें होता है थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। क्लियर? पेंटोज शुगर है वो 2 तरह की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस है तो वो आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो वो डीएनए में, एंड फॉस्फेट ग्रुप सब में होता है। ओके, अब नाइट्रोजन बेस है वो किससे बॉन्ड बनाते हैं? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और वो लिंकेज और वो बॉन्ड कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई अभी मैं बता रही हूँ। और ये जो भी प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स वगैरह वो हम लोगों ने विथ स्ट्रक्चर चैप्टर 5 में डिस्कस किया है, इसलिए अभी मैंने थोड़ा स्पीड में बता दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बनता है जो भी चीज़ स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, तो वो बन जाती है न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2, फॉस्फेट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इस न्यूक्लियोसाइड की अगर हमें नेमिंग करनी है, नोमेनक्लेचर देखना है,
तो किस तरह से होगा आरएनए एंड डीएनए में? तो आपको पता है अगर आरएनए है तो उसमें थाइमिन नहीं होगी, नाइट्रोजन बेस, और डीएनए है तो उसमें यूरासिल नहीं होगा। ओके, तो अगर ये मान लो न्यूक्लियोसाइड है तो हम उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सो आरएनए की अगर बात करें, जैसे कि मान लो पहले हम नाइट्रोजन बेस लेते हैं एडिनिन, ठीक है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एडिनिन। तो आरएनए में उसको बोलते हैं एडिनोसाइन और डीएनए में उसको बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी में भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आरएनए में न्यूक्लियोसाइड ए है तो उसे हम बोलेंगे एडिनोसाइन, डीएनए में उसे बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन। फिर ग्वानिन, तो अगर नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है तो आरएनए में उसे हम बोलेंगे ग्वानोसाइन, डीएनए में उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसाइन। फिर साइटोसिन अगर नाइट्रोजन बेस है तो आरएनए में हम उसको बोलेंगे साइटिडीन, जबकि डीएनए में उसको बोलेंगे हम डीऑक्सी साइटिडीन। तो ये तीनों तो दोनों में प्रेजेंट होंगे, आरएनए एंड डीएनए में। पर अब यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें? आरएनए में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने डीएनए में उसका कुछ भी नाम नहीं लिखा है, ठीक है। आरएनए में यूरेसिल को क्या बोलते हैं? यूरिडीन, ठीक है। इसमें फॉस्फेट नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका मतलब यूरेसिल नाइट्रोजन बेस और वो जुड़ा होगा पेंटोस शुगर के साथ, तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे यूरिडीन। और अगर थाइमिन है तो आरएनए में नहीं होगा, बट डीएनए में उसको क्या हम बोलेंगे? डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर? तो इस हिसाब से न्यूक्लियोसाइड को हम प्रोनाउंस करते हैं। ओके, नाउ ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इट मीन्स शुगर एंड नाइट्रोजन बेस है, वो अगर फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और उसमें जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज और बॉन्ड वीकेंड से, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के दो मॉलिक्यूल्स की। इट मीन्स अगर दो न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड, दो इसका मतलब, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड है, लिंकेज है वीकेंड से, तो उसे क्या बोलेंगे? 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और लिंकेज। और अगर मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन एंड फॉर्म्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ के पूरा स्ट्रक्चर बनाती है देन इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जो कि टेक्स्ट बुक बेस्ड ही हैं आपके। सबसे पहले सो फर्स्ट, फ्रेडरिक मिशर इन 1869 आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869 में। और कैसे आइडेंटिफाई किया था? एज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लेन, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लेन कहा था सबसे पहले उसको। देन म्यूरिक विल्किंस एंड रोसलिन फ्रैंकलिन gave the data regarding X-ray diffraction therapy, okay, और a phenomenon। तो फिर उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कवरी वी कैन से, सो ऑन द बेसिस ऑफ अ एक्सरे इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक proposed famous double helix model for the structure of DNA। then after ultimately DNA को आइडेंटिफाई तो कर लिया था इन 1869 में ही, ठीक है। बट वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा ऐसा होना चाहिए, तो वो किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने ये स्ट्रक्चर है उसको बताया। और किसकी मदद से वो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई कर पाए? विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन थियोरी, ठीक है। और उन्होंने ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया जो कि आज के दिन में हम लोग स्टडी करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोर्शन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सो बेस पेयरिंग है ना, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है, उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर है वो टिका हुआ होता है एक दूसरे के साथ। तो ये वन ऑफ द हॉलमार्क है
कि ये जो बेस पेयरिंग होती है डीएनए में आमने सामने नाइट्रोजन बेस की, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर है वो हमें जैसा दिखता है वैसा है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह जैसे है, वो होने का रीजन क्या है? तो वो होने का रीजन है ये बेस पेयरिंग, ठीक है। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? वो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी नाइट्रोजन बेस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि नाइट्रोजन बेस है वो एक दूसरे के साथ कैसे पेयरिंग बनाते हैं। सो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ यानी AT, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ यानी GC, ऐसा कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनता है। ओके, सो दिस पोजिशन वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चर्गॉफ दैट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर इक्वल इन डीएनए। इसका मतलब A+T = G+C। तो चर्गॉफ्स रूल अगेन वो हमने पढ़ लिया है चैप्टर 5th में, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में वापस डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप लोग रेफर कर सकते हो चैप्टर नंबर 5th के 1, 2 and 3 लेक्चर्स, पहले स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इरविन चर्गॉफ ही टोल्ड दैट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का अमाउंट है वो इक्वल ही रहता है पूरे डीएनए की स्ट्रैंड में। क्यों? क्योंकि ऑलवेज प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से बॉन्ड बनाते हैं, तो जितनी प्यूरिन्स होगी उतनी ही पिरिमिडिन्स भी होनी चाहिए, ठीक है। ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। तो मैंने आपको जैसे बताया डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, आगे के सेल में से जब नए 2 सेल बनते हैं एक सेल में से, तो पेरेंटल स्ट्रैंड मीन्स व्हाट, कि आगे का जो एक सेल था जिसमें से 2 सेल बने, उसमें से एक स्ट्रैंड है वो आएगी डीएनए की दोनों में, तो यानी वो पेरेंटल स्ट्रैंड हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, उस सेल को नई स्ट्रैंड बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, बट जब सेल डिवीजन हुआ तब एक सेल में से 2 सेल बने तो एक स्ट्रैंड ही आई, ठीक है। तो दूसरी है वो नई बनानी पड़ेगी। सो इट मीन्स जो कि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगी एज ए टेम्पलेट। तो जैसे कि आपको पता है जेरोक्स मशीन होता है, फोटोकॉपी करते हैं हम लोग, है ना। तो एक ओरिजिनल चाहिए हमें फोटोकॉपी के लिए, तभी जाके उसकी कॉपी बनेगी। सेम वे इधर भी क्या होता है, दूसरी डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए पहले कुछ टेम्पलेट तो होनी चाहिए कि किस हिसाब से बनानी है, तो उसे बोलते हैं पेरेंटल डीएनए, जिसको बोला जाता है टेम्पलेट डीएनए। यानी एक स्ट्रैंड है वो आगे के सेल में से आएगी और दूसरी स्ट्रैंड है वो सेल खुद ही बनाएगा अपने आप उस पेरेंटल स्ट्रैंड को यूज करके। तो वो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो तब वहां पे डिस्कस करेंगे हम। क्लियर? सो नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि आपको पता ही है, बट अगेन ये थियोरेटिकल पोर्शन है जो कि पूछा जाता है, सो हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 पॉइंट है और आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इवन 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो आपको कितना कंटेंट लिखना है वो बता देती हूँ। पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। तो आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, जो स्ट्रैंड होती है उसका बैकबोन होता है, यानी स्ट्रेट लाइन अगर हम उसको कंसीडर करें, देन उस बैकबोन किससे बना हुआ होता है, शुगर एंड फॉस्फेट से, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में है वो क्या आते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, है ना, तभी जाके वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर है वो बताया था चैप्टर 5th में, तो अभी वापस हम वो नहीं अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है। दूसरा है, 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, वन इज फ्रॉम 5' to 3' एंड द अदर इज फ्रॉम 3 to 5'। तो एक की डायरेक्शन है उससे दूसरे की डायरेक्शन है स्ट्रैंड की वो ऑपोजिट होगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइट्रोजन बेसिस है वो किससे एक दूसरे से जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे कि एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हमने इधर 3 लाइन्स है वो की है, याद रखना है 2 and here 3। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। तो इसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस है वो बनता है बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। देन फोर्थ पॉइंट, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो हमने डीएनए के टाइप्स में मैंने आपको पढ़ाया है 5th चैप्टर में,
लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी होता है, राइट हैंडेड भी डीएनए होता है, बट नॉर्मली जो डीएनए है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड। ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न में कितनी बेस पेयर आ जाती है, अराउंड 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्स 0.34 नैनोमीटर, यानी दो बेस पेयर है तो दोनों के बीच का डिफरेंस अप्रोक्स होता है 0.34 नैनोमीटर। तो ये कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिटेलिंग है, जो कि एमसीक्यू के लिए भी आपको याद रखना है, थियोरेटिकल एमसीक्यू भी इसमें से पूछे जाते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं 5th चैप्टर में। आप लोग वापस से एक बार, अगर याद नहीं है देन रिवीजन कर लेना उस चैप्टर में से, अभी हम इसमें वापस नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, कॉइलिंग है, पूरा ट्विस्ट है, जैसे कि हम किसी रोप को ट्विस्ट कर दे उस हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो कुछ देखने से हमें पता लगता है। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये ऐसी ट्विस्ट है, वो ऐसे कंटिन्यू कैसे रहता है, जैसे कि हम किसी रोप को दोनों ओर से पकड़ के उसको ट्विस्ट करें देन इट्स ओके, तो हो जाएगा, पर जैसे ही हम लोग हाथ छोड़ देंगे वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, सीधी स्ट्रेंड हो जाएगी, है ना। तो डीएनए को तो इधर कोई पकड़ के नहीं रखता है, तो वो ऐसे ट्विस्टेड ही कैसे रहते हैं, तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होती है। सो दैट इज व्हाई ये जो स्ट्रक्चर हमें डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीएनए का देखने को मिलता है एक्सरे के थ्रू, वो इसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, वो दोनों बॉन्ड्स है वो नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ उसी हिसाब से जुड़े हुए हैं कि वो स्ट्रक्चर है वो पूरा कॉइल्ड ही रहेगा, वो कभी स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कॉइल्ड ना हो तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर वो फिट नहीं आएगा, जो कि हमने पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग में, वो टॉपिक मैंने आपको समझा दिया था चैप्टर 5th में। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग, वो ऐसा जो पूरा टॉपिक है वो चैप्टर 6 का है आपका, पर हम लोगों ने इनिशियली ही डीएनए के बारे में सारी डिटेलिंग है वो पढ़ ली थी, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स के जो डीएनए वगैरह है उसकी बेसिक्स है वो क्या है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये 5th एंड 6th चैप्टर एक्चुअली आपको अलग से दिया हुआ है आपके सिलेबस में, बट ये सारा पूरा जेनेटिक्स ही है एंड इट इज एक्चुअली कंपेयर्ड विथ ईच अदर। ठीक है, ये रिलेवेंट है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ये दोनों चैप्टर है वो हम मिक्सअप ही करके पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा जेनेटिक्स की थियोरी ही है सारी। तो पहले 5th चैप्टर में बेसिक्स बताया गया था आपको, ये 6 में हम डिटेलिंग में सारी प्रोसेस है वो देखेंगे 4 मार्क्स के लिए, यानी बड़ी बड़ी प्रोसेस है वो सारी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसका भी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था थोड़ा बहुत, वो हम लोगों ने 5th के इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही कवर कर लिया था, जिसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, तो आपको वहां से पढ़ लेना है वापस। अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं वो याद रख लेना, और एक बार ऐसा है तो दोबारा थोड़ा रिवीजन कर लेना। क्लियर? सो दिस आर द 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। Okay, now last topic of today's lecture, which are some extra points regarding the number of chromosomes. तो इधर कुछ स्पीसीज हमने दिखाई जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली टॉपिक हम इधर देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर्स है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी प्लांट की, अगर तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 14। देन अगर हम बात करें सनफ्लावर तो उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं 34। आफ्टर दैट कैट में 38, पफर फिश उसमें होते हैं 42, ह्यूमन में आपको पता है 46 यानी 23 पेयर्स, डॉग्स में होते हैं 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कॉर्न में होते हैं 20 क्रोमोसोम्स, देन यीस्ट जिसको सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम्स, मॉस्किटो में होते हैं 6 क्रोमोसोम्स, हाउस फ्लाई जिसमें 12 क्रोमोसोम जो कि घरों में पाई जाती है, नॉर्मल फ्लाई उसमें होते हैं 12, देन चिंपांजी एंड ओरेंगुटैन उसमें होते हैं अराउंड 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन फ्रॉग्स उसमें होते हैं टोटल 26 क्रोमोसोम्स, इसका मतलब 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
देन फंजाई है, उसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, उसमें होते हैं 1 to 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये पेनिसिलियम के बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसमें अराउंड 1 to 4 तक के नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। देन राइस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 24। देन पोटैटो, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अराउंड 48, इसका मतलब 24 पेयर्स। देन है कॉटन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 52। ऑनियन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 16। एप्पल, जिसमें अगेन 34 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो सनफ्लावर एंड एप्पल दोनों में सेम 34 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन टोमेटो, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 24। तो टोमेटो एंड राइस दोनों में आप देख सकते हो 24 ही है, सिमिलर होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन डोंकी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अराउंड 62 होते हैं, इसका मतलब 31 पेयर्स। व्हीट, जिसमें 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। देन लास्टली हॉर्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल 64, और इसका मतलब है उसमें पेयर्स कितनी हुई, 32 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द हॉर्स। So these are some chromosomal numbers of some species which are frequently asked in your competitive exam. Okay, उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि जीन्स की हम बात करते हैं। सो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन दैट, तो उसमें हम बात करें तो 3 एग्जाम्पल इधर हमने लिखे हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसका मतलब वो फ्रूट फ्लाई है। फिर ह्यूमन यानी होमोसेपियंस एंड माइकोप्लाज्मा। तो इन तीनों के अंदर जीन्स कितने होते हैं टोटल, उसकी डिटेलिंग दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, टोटल 30,601 जितने जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर ह्यूमन की हम बात करें यानी होमोसेपियंस की हम बात करें तो उसमें अराउंड होते हैं 20,000 to 25,000 जितने जीन्स है वो कुछ प्रेजेंट होते हैं। देन माइकोप्लाज्मा, जिसमें सबसे कम 517 जितने जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि नंबर से आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए। क्लियर। सो इस हिसाब से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम इधर खत्म कर रहे हैं चैप्टर 6 का। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेलिंग में एक्सपेरिमेंट से वो पढ़ेंगे कि किस हिसाब से पता चला कि डीएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए जैसा कुछ प्रेजेंट भी होता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेलिंग प्रोसेस, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, और उसमें यूज होते हुए कंपोनेंट्स, उसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, राइट, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट द सम टेक्निक्स एंड द टॉपिक्स लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जैसे पूरा ह्यूमन का डीएनए है वो डिकोड हो गया है, अभी हमें हाल के टाइम में पता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हर एक जीन का काम क्या है और किस हिसाब से वो फंक्शन है वो प्ले करते हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थियोरिटिकल पोर्शन।